प्रिय विद्यार्थियों, बीए ऑनर्स पार्ट 3 एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में हम कृषि प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हैं कई दिनों से। आज भी हम एक महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। भूगोल के प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनमें भी और जो विश्वविद्यालय परीक्षाएं हैं दोनों में यह प्रश्न इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज इसी टॉपिक पर अपना व्याख्यान दे रहा हूं। तो आइए, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश जैसा नाम से आप देख रहे हैं, इसका नामकरण किसी कृषि की विशेषता के आधार पर नहीं किया गया बल्कि भौगोलिक प्रदेश के आधार पर किया गया है, क्योंकि यहाँ कृषिगत विशेषताएं देखें तो निर्वहन और व्यापारिक दोनों ही किस्म की कृषि यहाँ पर की जाती है। इसलिए इसका नामकरण भौगोलिक आधार पर किया गया, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। जैसा नाम से स्पष्ट है, यह भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है उसके आसपास के क्षेत्र में होता है और इसके जैसी ही जहाँ जलवायु दशाएं हैं, धरातलीय दशाएं हैं, उन प्रदेशों में भी यह कृषि प्रदेश विस्तृत है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका का कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में, यूरोप में जैसे स्पेन है, इटली है, यूनान है, इन देशों में विशेष रूप से इसकी यह प्रदेश विस्तृत है और इस प्रकार की कृषि होती है। भूमध्य सागरीय कृषि की अपनी विशेषताएं हैं। इनमें फसलों और पशुपालन का अद्भुत साहचर्य मिलता है। जहां फसलों में खाद्यान्नों की प्रधानता है तो वहीं पर फलों और सब्जियों का भी कुछ क्षेत्रों में मुख्यतया उत्पादन होता है। इसी प्रकार से पशुपालन में भी भेड़ बकरियों से लेकर के गाय बैल तक पाले जाते हैं। पशुपालन का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन भी है, मांस उत्पादन भी है। दोनों ही दृष्टियों से यहाँ पशुओं को पाला जाता है। इसी प्रकार से फसल उत्पादन में जो निर्वहन कृषि है वो भी की जाती है, तो साथ ही व्यापारिक स्तर के ऊपर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात के लिए भी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। यहाँ की जो फसलें हैं इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वर्ष में एक फसल है जो जाड़े की ऋतु वाली फसल कहलाती है, एक है जो ग्रीष्म ऋतु वाली फसल कहलाती है और एक बिना सिंचाई वाली जो फसल है वो भी यहाँ पर होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की ये विशेषता है कि यहाँ जाड़े में वर्षा होती है, ग्रीष्म यहाँ शुष्क होता है, तो उसी अनुरूप यहाँ पर फसलों का उत्पादन भी लिया जाता है। हम बात करते हैं जाड़े की ऋतु वाली फसल की। इसके अंतर्गत उन खाद्यान्नों और सब्जियों का उत्पादन सम्मिलित होता है जो शरद ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं। जाड़े में वर्षा की सहायता से वर्षा होती है, मैंने अभी आपको बताया। सर्दी में वर्षा की सहायता से ये फसल धीरे धीरे बढ़ती है और बसंत ऋतु में इसको काट लिया जाता है। इनमें अगर खाद्यान्नों की बात करें तो गेहूं और जौ की प्रधानता रहती है। ये फसलें शरद में पहली वर्षा के पश्चात बो दी जाती हैं और उस समय तापमान ऊंचा रहता है, इसलिए आसानी से उग जाती हैं। बाद में धीरे धीरे सर्दी में ये कम तापमान के साथ साथ वर्षा इनको पर्याप्त मिल जाती है, तो ये धीरे धीरे बढ़ती हैं और अंत में ये पक करके तैयार हो जाती हैं। बसंत में इनको काट लिया जाता है। जहाँ वर्षा पर्याप्त नहीं होती है वहाँ शुष्क कृषि पद्धति भी अपनाई जाती है। नमी को खेत में किसान संजोता है धीरे धीरे और उसमें फिर अपनी फसलें लेता है। यहाँ पर खाद्यान्नों के अलावा सब्जियों की खेती भी होती है, जिसमें आलू है, प्याज, सेब, मटर, टमाटर इत्यादि फसलें विशेष रूप से जाड़े में जब वर्षा होती है उस समय ली जाती हैं। इन सब्जियों का बहुत व्यापारिक महत्व है। विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में, कैलिफोर्निया में सब्जियां बहुत उगाई जाती हैं और संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका में इस सब्जी की सप्लाई होती है, क्योंकि
यूएसए एक एडवांस कंट्री है, यहाँ पर रेफ्रिजरेशन की सुविधाएं ट्रेन्स में भी हैं, तो वहाँ रेलों के माध्यम से इसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचना बड़ा आसान हो जाता है और सब्जियाँ खराब नहीं होती। दूसरी फसल है सिंचाई की सुविधा से ग्रीष्म ऋतु में जो फसल ली जाती है। ग्रीष्म ऋतु में जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाती है वहाँ पर फल सब्जियाँ उगते हैं और साथ में पशुओं का चारा भी उगाया जाता है। इनमें अंगूर की खेती का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अंगूर की लताओं में जब कलियां निकलने लगती हैं तो उनकी सिंचाई कर दी जाती है। बाकी शुष्कता को अंगूर झेल लेता है। अंगूर गर्म, शुष्क और धूप वाले वातावरण में आराम से विकसित हो जाता है, ये इसकी विशेषता है। जुलाई के बाद सिंचाई नहीं की जाती है। अगस्त से अक्टूबर तक अंगूर में मीठापन आ जाता है, मिठास आ जाता है और शुष्कता के कारण यहाँ रोग भी नहीं लगता है। अंगूर की खेती के लिए श्रम की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है, इसलिए जिन क्षेत्रों में श्रम आसानी से उपलब्ध है वहाँ पर इसको किया जाना अधिक लाभदायक होता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चारे की फसलें भी होती हैं, घासें उगाई जाती हैं जिनमें अल्फाफा है, क्लोवर है, वेच है, तुपाइन है। ये महत्वपूर्ण घास हैं जो इस क्षेत्र में ग्रीष्म काल में उगाई जाती हैं। अब एक यहाँ फसलें होती हैं बिना सिंचाई वाली। बिना सिंचाई के पैदा होने वाली फसलों में विशेष रूप से फल होते हैं, फल के वृक्ष होते हैं जिसमें जैतून है, अंजीर है, खजूर है। ये वृक्ष ऊबड़ खाबड़ धरातल के ऊपर आसानी से उग जाते हैं। जैतून का जो उत्पादन है वो 90% उत्पादन भूमध्य सागरीय प्रदेशों में ही होता है। इसके कई भागों में अंगूर की खेती भी बिना सिंचाई के होती है। जहाँ वार्षिक वर्षा 35 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ बिना सिंचाई के अंगूर उत्पादन होता है। जैतून के जो वृक्ष हैं उनको उगाने में ये विशेष बात रहती है, 10 मीटर की दूरी के ऊपर उनको उगाया जाता है। यहाँ सामान्यतः ऊंचाई के अनुसार विभिन्न फसलों की पेटियाँ मिलती हैं। नदी घाटी की यदि हम तलहटी की बात करते हैं तो वहाँ पर जैतून, अंजीर के बाग मिलते हैं, उनके बीच सब्जी पैदा की जाती है। पहाड़ियों के निचले सम ढालों पर अगर देखें तो खाद्यान्न और तीव्र ढालों पर अंगूर की लताएं उगाई जाती हैं और फिर पुनः जैतून और अंजीर के बाग होते हैं। इनके बीच में अन्य कोई पौधा नहीं उगाया जाता। यहाँ पर पशुओं का भी अपना एक महत्व है। अलग अलग क्षेत्र में इनका महत्व बदलता रहता है। कहीं तो 100% फसलों की खेती होती है तो कहीं पर पशुओं की प्रधानता होती है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जिसमें पशु बहुतायत से पाले जाते हैं। यहाँ पशुओं में भी गाय, भैंस से लेकर के भेड़, बकरी यहाँ पाली जाती है। इन पशुओं से मांस, दूध, ऊन, चमड़ा सभी प्रकार के पदार्थ काम में लिए जाते हैं। व्यापारिक स्तर के ऊपर भी पशुपालन है तो कहीं कहीं पर ये जैसे हमारा नोमैडिक जो पशुपालन था उस तरीके का चलवासी पशुचारण भी यहाँ पर पाया जाता है। लगभग उससे मिलती जुलती विशेषताओं वाला पहाड़ों के ऊंचे भागों में भेड़ बकरियाँ पाली जाती हैं। सूअर भी यहाँ पर पाला जाता है जो विशेष रूप से मांस के लिए इसका इस्तेमाल होता है। भूमध्य सागरीय जो प्रदेश हैं इनमें कृषि की अत्यधिक विविधता पाई जाती है। जैसा हमने ऊपर भी चर्चा की है, इसमें गहन और विस्तृत, निर्वाण और व्यापारिक सभी प्रकार की विशेषताएं यहाँ की कृषि में देखने को मिलती हैं। मध्य स्पेन, दक्षिणी इटली, यूनान, टर्की, सीरिया में निर्वाहक स्तर की कृषि की प्रधानता है क्योंकि ये सारे ही अधिकांश देश प्राचीन सभ्यता वाले देश हैं और प्राचीन सभ्यता के जो लोग हैं वो अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं से जुड़े होने के कारण ऐसा होता है। और जो नए क्षेत्र हैं, कैलिफोर्निया है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका के जैसे चिली इत्यादि जो क्षेत्र हैं वहाँ भूमध्य सागरीय कृषि में व्यापारिक तरीके से जो खेती होती है उसकी प्रधानता मिलती है। भौगोलिक अंतर संबंध की बात यदि हम करते हैं तो भौगोलिक अंतर संबंध में हमने बताया है कि जलवायु और धरातल
के स्वरूप की यहाँ पर विलक्षणता मिलती है। जाड़े में वर्षा होती है, ये एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ जाड़े में वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। तो यहाँ उसी अनुरूप हमने पूर्व में चर्चा की है, फसलें उगाई जाती हैं। जहाँ सर्दी है वहाँ सर्दी जैसी फसलें, और ग्रीष्म काल में ग्रीष्म वाली फसलें। जहाँ शुष्कता होती है, शुष्क फसलें, जो आर्द्रता जिनको कम चाहिए, वो फसलें उगाई जाती हैं। सीमित क्षेत्रों में ऊंची नीची, समतल, ढलवां सभी प्रकार की जो भूमि है, वहाँ धरातल की इतनी भिन्नता के फलस्वरूप यहाँ पर खाद्यान्न, फल, सब्जी के साथ साथ यहाँ पशुपालन भी होता है, जिनमें भेड़, बकरी, पशु पाले जाते हैं। तो ये यहाँ की भौगोलिक दशाओं, तापमान, वर्षा और धरातल को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। दुग्ध उत्पादन और मांस का जो उत्पादन है, वो भी यहाँ की स्थानीय मांग के अलावा बाहर निर्यात के लिए होता है। यहाँ अगर मानवीय तत्व की बात करते हैं तो जिन क्षेत्रों में परिवहन साधनों का अधिक विकास हुआ है, वहाँ पर व्यापारिक स्वरूप मिलता है कृषि का, और जहाँ पर इनका विकास थोड़ा कम है, वहाँ पर निर्वाह कृषि मिलती है। जिन क्षेत्रों में नगरों की निकटता है, जहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है, अन्य प्रदेशों के संपर्क में जो क्षेत्र ज़्यादा हैं, परिवहन साधनों का अधिक विकास है, वहाँ पर सामान्यतया व्यापारिक स्वरूप इस कृषि का दिखाई देता है। और व्यापारिक स्तर के ऊपर फल सब्जियों का विशेष महत्व यहाँ पर है। यहाँ पर इस प्रकार के फल भी उगाए जाते हैं जो विशेष रूप से रसदार फल हैं और गूदे वाले फल हैं। इन रसदार फलों के लिए ये भूमध्य सागरीय प्रदेश बहुत ही मशहूर है। संतरा है, नींबू है, नाशपाती है, इन सब के लिए मशहूर है। इसके अलावा सेब है, अखरोट है, बादाम है, ये यहाँ पर खूब उगाया जाता है। ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो 1300 ईस्वी से पूर्व जो यहाँ कृषि है, वो निर्वाहक कृषि का यहाँ पर बहुतायत मिलती है, इसकी प्रधानता मिलती है। और इसमें जो प्राचीन जो नगर हैं, एथेंस, रोम, अलेक्जेंड्रिया इत्यादि, यहीं पर इनकी फसलें खप जाया करती थी। स्थानीय आसपास के लोगों के निर्वहन के लिए ये कृषि की जाती थी। 1300 से 1800 ईस्वी के बीच की बात करते हैं तो ये वो काल है जिसमें इटली का पुनर्जागरण हुआ था। इटली के पुनर्जागरण के साथ साथ व्यापार में वृद्धि हुई। व्यापार में वृद्धि होने के साथ अब इस खेती की उपज का भी निर्यात होने लगा, और निर्यात भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से बाहर भी होने लगा। इसमें जैतून, जैतून का तेल, अंजीर, शराब, किशमिश, पशुओं से प्राप्त जो सामान है जैसे ऊन है, चमड़ा है, इसके अलावा जौ और गेहूँ, ये सब पश्चिमी यूरोप जाने लगा और वहाँ इनको नया स्वरूप दे करके, नई वस्तुएं इससे तैयार करके फिर दूसरे देशों को आवश्यकता अनुसार निर्यात किया जाने लगा। और तीसरा कालखंड है 1800 ईस्वी के पश्चात का। ये कालखंड वह कालखंड है जहां औद्योगिक क्रांति आई, उसके बाद का है। तो औद्योगिक क्रांति के बाद जनसंख्या में भी तीव्र वृद्धि हुई, परिवहन के आधुनिक साधन आ गए, साधनों का बहुत विकास हुआ परिवहन साधनों का। इसके अलावा रेफ्रिजरेशन की सुविधाएं आ गई, रेफ्रिजरेटर आ गए, और इन सब ने भूमध्य सागरीय कृषि के स्वरूप में पर्याप्त परिवर्तन कर दिया। कृषि का जो स्वरूप था वो व्यापारिक स्वरूप अधिक हो गया। इसमें व्यापारिक स्वरूप होने के कारण जो व्यापारिक महत्व की फसलें हैं उन पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। जैतून, शराब, सूखे फलों की मांग बहुत अधिक बढ़ने लगी और इस क्षेत्र से दुनिया भर में ये सब सप्लाई होने लगा। तो ये है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, बहुत महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश है। ये कहाँ स्थित है, इसकी कौन सी महत्वपूर्ण फसलें हैं, इसमें जो कृषि का स्वरूप है वह क्या है, यहाँ से निर्यात होने वाली कौन कौन सी प्रमुख उपज हैं, पशुओं का और फसलों का क्या साहचर्य है, इन तमाम बातों को लेकर के प्रश्न आते रहते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि इन सब के ऊपर आप ध्यान दें। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।